हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थी, मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थी, बताऊंगा आप लोगों को ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है प्यारे विद्यार्थी, जिसका नाम है भारत की नदियां। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थी। तो चलो शुरू करते हैं। ओनली क्लास, नो बकवास से भारत की नदियां। भारत की नदियां बच्चों, ठीक। भारत की नदियां देखो, भारत में जो है प्यारे विद्यार्थी, दो प्रकार की नदियां हैं। एक तो हिमालयन नदी, एक प्रायद्वीपीय नदी। कितने प्रकार की नदी है? दो प्रकार की नदी। एक तो हिमालयन नदी, दूसरी क्या कहोगे? प्रायद्वीपीय नदी। अगर मैं हिमालयन नदी के बारे में बात करूं, इन्हें कहा जाएगा सदानीरा। इन नदियों को क्या कहा जाता है? सदानीरा। और अगर मैं प्रायद्वीपीय नदियों की बात करूं तो इन्हें क्या कहोगे? वर्षाधीन। ठीक। मतलब इनमें हमेशा पानी रहता है और ये किस पे डिपेंड करती है? वर्षा पे। तो जो नदी वर्षा पे डिपेंड करेंगी वो क्या कहलाएंगी? प्रायद्वीपीय नदी। और जिनमें सदा नीर रहेगा वो क्या कहलाएंगी? हिमालयन नदी। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन कौन सी हैं, यानी कि हिमालयन नदी तंत्र कौन कौन सा है बच्चों, तो याद रखोगे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और क्या कहोगे? गंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका नहीं छूटेगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और क्या कहोगे? गंगा। और उधर अगर प्रायद्वीपीय नदियों की मैं बात करूं तो क्या कहेंगे बच्चों? देखो, जो नदी मध्य भारत से, मतलब अमरकंटक से निकलती है, वो नदी क्या कहलाती है? प्रायद्वीपीय नदी। उसके बाद इसके एग्जाम्पल कुछ क्या क्या है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। ठीक है, पहले यहां तक एक बार समझो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा प्यारे विद्यार्थी। देखो, भारत की नदियां दो भागों में विभाजित है। एक तो हिमालयन नदी, दूसरा क्या कहोगे? प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी को क्या कहोगे? सदानीरा। और प्रायद्वीपीय नदी को क्या कहोगे? वर्षाधीन। ठीक। अगर आपसे मैं कहूं प्यारे विद्यार्थी हिमालयन नदी के बारे में, तीन नदी आप लोगों की हिमालयन नदी है। कौन कौन सी? गंगा, सिंधु और क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी देखो कहां से निकलती है? मध्य भारत की अमरकंटक से निकलती है। और उसके बाद क्या कहेंगे बच्चों? ये क्या है? वर्षाधीन। मतलब किस पर डिपेंड करेगी? वर्षा पर। ये कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, कुछ अन्य। ठीक है, ये तो एक छोटी सी बात थी। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, नदियां समझने से पहले पहले दो टर्म समझेंगे। कौन कौन सी? एक तो समझेंगे हम अपवाह तंत्र, पहली बात। दूसरा समझेंगे हम लोग एस्च्यूरी। तीसरा समझेंगे हम लोग डेल्टा। अपवाह तंत्र, एस्च्यूरी, और तीसरा क्या समझेंगे बच्चों? डेल्टा। देखो बहुत ध्यान से। ठीक। अपवाह तंत्र का मतलब क्या? जब कई सारी छोटी छोटी नदियां मिलकर के, जब कई सारी छोटी छोटी नदियां मिलकर के, जब कई सारी छोटी छोटी नदियां मिलकर के, जब कई सारी छोटी छोटी नदियां मिलकर के एक बड़ी नदी का निर्माण करें, एक बड़ी नदी का निर्माण करें, वही क्या कहलाता है? हमारा अपवाह तंत्र। ठीक, समझ में आया? बिल्कुल आसान से शब्दों में।
अपवाह तंत्र किसे कहोगे? जब छोटी छोटी नदियां मिलकर के, जब छोटी छोटी नदियां मिलकर के एक बड़ी नदी का निर्माण करे, वही स्थिति क्या कहलाती है? अपवाह तंत्र। मतलब जब छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करे, वो स्थिति अपवाह तंत्र कहलाती है। पहली बात, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी का है। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। देखो, एस्चुरी के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, एस्चुरी क्या है? जिस बिंदु पर, ये एक बिंदु है, यहां नदी आ रही है और ये है हमारा समुद्र। ठीक है, जिस बिंदु पर नदी का साफ जल, ये एक बिंदु है, जिस बिंदु पर नदी का तो साफ जल और समुद्र का खारा पानी मिले, वो बिंदु क्या कहलाता है? आपका एस्चुरी। समझ में आया? बिल्कुल आसान से शब्दों में, जिस बिंदु पर समुद्र का खारा पानी और नदियों का साफ जल मिले, वो स्थिति क्या कहलाती है? एस्चुरी। मतलब जिस बिंदु पर समुद्र का साफ जल, समुद्र का खारा पानी तथा नदी का साफ जल मिले, वो बिंदु एस्चुरी कहलाता है। वो बिंदु क्या कहलाता है? एस्चुरी। और एस्चुरी बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, सिंधु। ये क्या बनाती है? एस्चुरी। ठीक है, उसके बाद डेल्टा के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो यहां समझेंगे डेल्टा बिल्कुल आसान से शब्दों में। ये कोई नदी बह रही है, ये क्या बह रही है? नदी। ये अपने साथ, ये अपने साथ कंकड़, ये अपने साथ कंकड़, मिट्टी, पत्थर, कीचड़ बहाकर लाती है। और समुद्र में गिरने से पहले, यहां आपका समुद्र है, मतलब बंगाल की खाड़ी, इसमें गिरने से पहले इन्हीं सबको, ये इन्हें जो ये बहा करके ला रही है, इन्हें त्रिभुजाकार रूप में जमा दे, वही स्थिति क्या कहलाती है? डेल्टा। वही स्थिति क्या कहलाती है? डेल्टा। थ्योरी क्या बनी? की थ्योरी ये बनी बच्चों की, ध्यान दियो बिल्कुल, थ्योरी ये बनी कि समुद्र में गिरने से पहले नदियां अपने साथ कंकड़, मिट्टी, पत्थर, कीचड़ इत्यादि बहाकर लाती हैं, और समुद्र में गिरने से पहले जब उन्हें वो डेल्टा के रूप में, मतलब त्रिभुजाकार रूप में जमा दे, वही त्रिभुजाकार रूप क्या कहलाता है? डेल्टा। अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो इंडिया में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी? यहां से सवाल बच्चों बिल्कुल पक्का पूछा जाता है। गंगा,
ब्रह्मपुत्र, कावेरी, महानदी, ये क्या बनाती है प्यारे बच्चों बच्चों डेल्टा। ठीक है, कौन कौन से? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, कावेरी, महानदी, और एक और याद रखेंगे बच्चों गोदावरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। ये सारी की सारी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा। एक बार और समझो इन तीन टर्म को। अपोहा तंत्र है क्या? तो क्या कहोगे? जब छोटी छोटी नदियां मिलकर के एक बड़ी नदियां बनाए तो वो स्थिति क्या कहलाती है? अपोहा तंत्र। अपोहा तंत्र बनाने वाली नदी कौन सी है? तो क्या कहोगे? सबसे बड़ा अपोहा तंत्र किसका? ब्रह्मपुत्र का। एस्चुरी क्या कहोगे? तो क्या कहोगे कि जिस बिंदु पर नदी का साफ जल और समुद्र का खारा पानी मिले वो स्थिति क्या कहलाएगी? एस्चुरी। और एस्चुरी बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और क्या कहोगे? सिंधु। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके डेल्टा से, डेल्टा में क्या कहोगे? जब नदियां अपने साथ कंकड़, मिट्टी, पत्थर, कीचड़ इत्यादि बहा कर लाए और समुद्र में गिरने से पहले उन्हें डेल्टाकार रूप में जमा दे, वही डेल्टाकार रूप यानी कि त्रिभुजाकार रूप में जमा दे, वही त्रिभुजाकार रूप क्या कहलाता है? डेल्टा। और डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? यहां से सवाल जरूर पूछा जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, महानदी और क्या कहोगे? गोदावरी। कृष्णा नहीं, कृष्णा नहीं प्यारे विद्यार्थियों, कृष्णा नहीं। तो ऑप्शंस में कृष्णा ही आता है। डायरेक्ट क्या पूछता है कि इनमें डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कृष्णा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों देखो, सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रह्मपुत्र, सिंधु। पहले यहां तक एक बार रिपीट कर लें। नदियां कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। एक तो हिमालयन नदी, दूसरी क्या कहोगे? प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी का मतलब हमेशा हमेशा यानी कि पानी रहेगा, इस कारण उन्हें क्या कहा जाता है? सदा नीरा। और प्रायद्वीपीय नदियों का मतलब क्या होगा? तो क्या कहोगे? वर्षाधीन, मतलब जो वर्षा पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद हिमालयन नदी कितनी है? तो मैक्सिमम क्या कहोगे? मैक्सिमम वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन है वो कौन कौन सी आप लोगों की? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और क्या कहोगे आप लोग? गंगा। और आपकी प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। कुछ अन्य भी हैं, ठीक है। और उसके बाद बताया था मैं आप लोगों को तीन बातें। अपोहा तंत्र का मतलब क्या होगा? अपोहा तंत्र का मतलब है कि जब छोटी छोटी नदियां मिलकर के एक बड़ी नदी का निर्माण करें, वो स्थिति क्या कहलाती है? अपोहा तंत्र। और भारत में सबसे बड़ा अपोहा तंत्र किसका? तो क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र नदी का। उसके बाद बताया था प्यारे विद्यार्थी एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है? जहां पर समुद्र का खारा पानी और नदियों का साफ जल मिले, वो बिंदु क्या कहलाता है? हमारा एस्चुरी। और एस्चुरी बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु है, उसके बाद नर्मदा है, उसके बाद ताप्ती है। फिर बताया था मैं आप लोगों को डेल्टा। डेल्टा क्या होता है ये बताओ मुझे जरा। जब नदियां अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि बहाकर लाए और समुद्र में गिरने से पहले उन्हें वो त्रिभुजाकार रूप में जमा दे, वही त्रिभुजाकार रूप क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? डेल्टा। और भारत में एक ही डेल्टा है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी हमारे पास ही है, जिसे क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा। और डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी? यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बच्चों। एक तो गंगा, एक क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र, क्या कहोगे? गोदावरी, क्या कहोगे? महानदी और क्या कहोगे? कावेरी। कृष्णा नहीं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये सारी की सारी नदियां क्या बनाती है? डेल्टा। यहां तक अभी तक आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हूं। उसके बाद देखो, सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिंधु। देखो बच्चों, सबसे पहले तिब्बत के मानसरोवर से कौन कौन सी तीन नदियां निकलती है? तिब्बत का मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर से कौन कौन सी तीन नदियां निकलती है? इन्हें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये तीन नदी कौन कौन सी हैं? थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है विद्यार्थियों। सिंधु, सतलुज और क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र। क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र। ये नदियां कहां से निकलती हैं? तो क्या कहोगे? तिब्बत के मानसरोवर से। ये बात भी आप लोग याद रखोगे।
कि तिब्बत के मानसरोवर से निकलने वाली 3 नदियां कौन कौन सी है? सिंधु, सतलुज और क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र। चलो अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ सिंधु। देखो सिंधु है क्या, कहां से निकलती है, तो क्या कहोगे? तिब्बत के मानसरोवर से। तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर से। ठीक, उसके बाद बच्चों अगर आपसे मैं बात करूं इसकी कुल लंबाई, ये बेसिक सी बात है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो क्या कहोगे आप? 2810। कितने किलोमीटर? 2880। कितना बच्चों? 2880। ठीक, भारत में लंबाई 960। भारत में लंबाई कितनी है? 960। ठीक है, तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है ये, तिब्बत से यहां भाई आ रही है, तिब्बत से भारत में। भारत में जिस बिंदु पर प्रवेश करेगी वो बिंदु क्या कहलाता है? दमचौक। जो डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो सिंधु है, भारत में किस बिंदु पर प्रवेश करते हैं, तो क्या कहोगे? दमचौक। फिर लद्दाख होते हुए, लद्दाख होते हुए, लद्दाख होते हुए कहां चली जाती है? पाकिस्तान में। कहां चली जाती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जिस बिंदु पर प्रवेश करती है वो क्या कहलाता है? दर्दिस्तान। वो क्या कहलाता है? दर्दिस्तान। भारत में किस बिंदु पर प्रवेश करेगी, तो क्या कहोगे? दमचौक में। और पाकिस्तान में कहां प्रवेश करेगी? दर्दिस्तान में। देखो कैसे याद रखेंगे, भारत वालों में क्या है? दम, तो दम का मतलब दमचौक। और पाकिस्तान वालों के साथ क्या है? दर्द हो रहा, तो दर्द का मतलब क्या कहोगे? दर्दिस्तान। तो भारत में प्रवेश करेगी दमचौक और पाकिस्तान में प्रवेश करेगी कहां? दर्दिस्तान। ठीक है, इतनी बातें भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी है ये भी याद रखोगे आप लोग। झेलम, चिनाब, व्यास, सतलुज, रावी। कितनी सहायक नदियां हैं? 5। झेलम, चिनाब, व्यास, सतलुज और क्या कहोगे? रावी। झेलम, चिनाब, व्यास, सतलुज, क्या कहोगे? रावी। देखो इसे क्या कहोगे बच्चों? झेलम को क्या कहा जाता है, तो झेलम को क्या कहोगे? वितिस्ता। इसका पुराना नाम भी याद रखेंगे, क्या? वितिस्ता। ठीक है, चेनाब का पुराना नाम तो क्या कहोगे? आसिकनी। व्यास का पुराना नाम तो याद रखोगे? विपाशा। सतलुज का पुराना नाम याद रखोगे? सतुद्री। और रावी का पुराना नाम क्या है, तो याद रखोगे बच्चों? वितिस्ता, आसिकनी। और उसके बाद इसका पुराना नाम क्या है रावी का, तो क्या कहोगे? पुरुषनी। ठीक, सबसे पहले यहां तक एक बार रिपीट करेंगे। देखो क्या है, सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, उद्गम स्थल है। कुल लंबाई कितनी है? 2880। भारत में कहां प्रवेश? भारत में लंबाई इसकी कितनी है? 960। तिब्बत में, तिब्बत से निकलेगी उसके बाद दमचौक होते हुए, मतलब भारत में कहां प्रवेश करेगी? दमचौक पे। फिर लद्दाख होते हुए, लद्दाख होते हुए कहां चली जाती है? दर्दिस्तान में। दर्दिस्तान में जिस यानी कि दर्दिस्तान में कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान से होते हुए बच्चों देखो इसका जो मुहाना है, इसका मुहाना, मुहाना का मतलब जहां गिरती है आखिरी बिंदु, तो इसका मुहाना क्या है बच्चों? अरब सागर। कहां है? अरब सागर। मतलब निकलेगी कहां से? तिब्बत के मानसरोवर, और उसके बाद एंडिंग पॉइंट कहां हो जाएगा इसका? अरब सागर। और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 2880।
कितनी कहोगे? 2880। उसके बाद इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, व्यास, सतलुज, रावी। झेलम को क्या कहोगे? वितिस्ता। चिनाब को क्या कहोगे? आसिकनी। व्यास को क्या कहोगे? विपाशा। सतलुज को क्या कहोगे? सतुद्री। और रावी को क्या कहोगे? पुरुषनी। इतनी बात भी आप लोग इससे याद रखोगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। और हाँ, एक बात और बच्चों, कुल देश, कुल देश जिनसे निकलती है, तीन देश हैं, तिब्बत, दूसरा क्या कहोगे? भारत, तीसरा क्या कहोगे? पाकिस्तान। कितने देशों से बहती है? तीन देशों से। कौन कौन सा? तिब्बत, दूसरा क्या कहोगे? भारत, और तीसरा क्या कहोगे? पाकिस्तान। और यहां से फिर कहां चली जाती है? अरब सागर। यहां से कहां चली जाती है? अरब सागर। ठीक है, सबसे पहले तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। कुल लंबाई कितनी है? 2880। भारत में लंबाई कितनी है? 960। तिब्बत में से निकलेगी, भारत में प्रवेश करेगी दमचौक पे, उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करेगी दर्दिस्तान पे, फिर उसके बाद ऐसे ही बहाकर चली जाती है। और लास्ट कहां बिंदु है इसका? अरब सागर। और इसे ही क्या कहा जाता है? मोहाना। कुल कितने देश हैं? तीन। तीन देश कौन कौन से? तिब्बत, भारत, और क्या कहोगे? पाकिस्तान। और कहां चली जाएगी? अरब सागर में। फिर उसके बाद इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम की सहायक नदी वितिस्ता, ठीक, यानी कि पुराना नाम इनकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, व्यास, सतलुज, रावी। और झेलम का पुराना नाम क्या? वितिस्ता। चिनाब का पुराना नाम क्या? आसिकनी। व्यास का पुराना नाम क्या? विपाशा। सतलुज का पुराना नाम क्या? सतुद्री। और रावी का पुराना नाम क्या? पुरुषनी। इतनी बातें भी आप लोग इससे याद रखोगे। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, ये सिंधु जल समझौता है क्या? याद रखोगे। सिंधु जल समझौते में देखो बात क्या याद रहेगी, देखो बहुत ही बेहतरीन सा पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। किस किस के बीच हुआ था? पाकिस्तान और क्या कहोगे? भारत। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान उस समय। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या कहोगे? अयूब खान। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या कहोगे? जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, वही समझौता क्या कहलाया? सिंधु जल समझौता। इसके तहत क्या होता है? देखो बहुत ध्यान से, जो शुरू की तीन नदियां हैं कौन कौन सी? कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब। इनका इनका इन तीनों का 80% पानी, 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान। ठीक है, इन तीनों का मतलब कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? पाकिस्तान। 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। उसके बाद 20% पानी कौन यूज करेगा? भारत।
ठीक है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? राष्ट्रपति कौन थे? अय्यूब खान। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब उसके बाद अगर मैं तीन के बारे में बात करूं तो सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान और 20% पानी कौन यूज करेगा? भारत। और अगर मैं ये इधर की बात करूं, व्यास, सतलुज, रावी, व्यास, सतलुज, रावी, ठीक है। इनका इनका 80% पानी यूज करेगा इंडिया और 20% पानी यूज करेगा पाकिस्तान। ठीक है। यही समझौता क्या कहलाता? सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1960 में होने के बाद प्यारे बच्चों किस किस के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अय्यूब खान। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं बात करूं ये था क्या, तो क्या कहोगे? सिंधु, झेलम, चिनाब, ये शुरू की जो तीन नदियां, ऊपर की तीन नदियां, इन तीन नदियों का 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान, मतलब कंट्रोल रहेगा पाकिस्तान के हाथ में, और 20% पानी यूज करेगा भारत। और उसके बाद जो नीचे की तीन नदियां, व्यास, सतलुज, रावी, उनका 80% पानी यूज करेगी इंडिया, मतलब कंट्रोल रहेगा भारत के हाथ में, और 20% पानी यूज करेगा कौन? आपका पाकिस्तान। ठीक है। यही समझौता क्या कहलाता? सिंधु जल समझौता। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों देखो, समझ में आ गया होगा क्या है सिंधु जल समझौता। देखो बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ झेलम, सिंधु की पहली सहायक नदी। इसकी पहली प्रॉपर्टी याद रखोगे आप लोग, क्या याद रखोगे? उद्गम स्थल बैरीनाग झील और शेषनाग झील। क्या? बैरीनाग झील, बैरीनाग उद्गम स्थल, क्या? बैरीनाग झील प्लस शेषनाग झील के मुख्य बिंदु पर, के मुख्य बिंदु से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी। उसके बाद बच्चों दूसरी बात याद रखोगे कि इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? नीलम, नीलम, दूसरी क्या कहोगे? किसान गंगा। जितना लिखवा रहा हूं अगर इतना ही कर लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तीसरी बात बच्चों, श्रीनगर इसी के किनारे स्थित है। इसी के किनारे स्थित है। चौथी बात बच्चों, भारत वह पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है कि सीमा का निर्धारण करती है। पांचवी बात, वुलर झील तथा डल झील इसी में स्थित है। ठीक, क्या क्या बच्चों? देखो,
उद्गम स्थल क्या है? बैरीनाग झील प्लस के शेषनाग झील। उसके बाद सहायक नदी कौन कौन से? नीलम और क्या कहोगे? किसान गंगा। नीलम और क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? किसान गंगा। और अगर आपसे कहा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कहा जाए कि श्रीनगर इसी के किनारे स्थित है, भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो क्या कहोगे? झेलम। वुलर झील तथा डल झील इसी पर स्थित है। और उसके बाद इसका मुहाना, मतलब कहां जाकर मिल जाती है? तो क्या कहोगे? चेनाब नदी। कहां मिल जाती है? चेनाब। इतनी बातें आप लोग झेलम से याद रखोगे। उद्गम स्थल क्या है इसका? तो क्या कहोगे? शेषनाग प्लस के बैरीनाग झील। सहायक नदी कौन सी है? नीलम और क्या? किसान गंगा। इसी के किनारे कौन स्थित है? श्रीनगर स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है वुलर तथा डल झील इसी पर स्थित है। और मुहाना क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इसका चेनाब। मुहाना क्या है इसका? चेनाब। ठीक है, मुहाना क्या है इसका? चेनाब। फिर उसके बाद में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ चेनाब नदी। देखो चेनाब नदी में बहुत ही बढ़िया है, देखो बहुत ही बेहतरीन। देखो चेनाब नदी, इसके बारे में तीन बातें याद रखेंगे। तीन बातें क्या क्या याद रखेंगे बच्चों? बेहतरीन सा पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को। उद्गम स्थान बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, ठीक है। हिमाचल में इसे क्या कहा जाता है? चंद्रभागा, ठीक है। हिमाचल में इसे क्या कहा जाता है? चंद्रभागा। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि इस पर कौन सी परियोजना है, तो क्या कहोगे? बगलिहार। एक तो बगलिहार और दूसरा क्या कहोगे बच्चों? दुलहस्ती। बगलिहार और क्या कहोगे? बगलिहार परियोजना इसी पर स्थित है, ठीक है। बगलिहार परियोजना इसी पर स्थित है। ठीक, क्या क्या बताया इसमें? देखो अभी दो नदियां आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही है, एक तो झेलम और क्या कहोगे? चेनाब। अगर मैं झेलम के बारे में बात करूं, उद्गम स्थल क्या है? बैरीनाग प्लस के शेषनाग झील। सहायक नदी कौन सी है? नीलम और किसान गंगा। इसी के किनारे श्रीनगर स्थित है। भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है वुलर तथा डल झील इसी पर स्थित है। मुहाना क्या है इसका? चेनाब। और अगर मैं चेनाब नदी के बारे में बात करूं तो तीन बातें याद रखेंगे। उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा, और हिमाचल में इसे क्या कहा जाता है? चंद्रभागा। और तीसरी बात बगलिहार परियोजना इसी पर स्थित है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से तीसरी नदी कौन सी है, तो तीसरी नदी याद रखेंगे व्यास। देखो व्यास नदी के बारे में अगर बात करें तो उद्गम स्थल क्या कहोगे? रोहतांग दर्रा, ठीक। उद्गम स्थल दूसरी बात इसी पर हरि के बांध स्थित है। तीसरी बात इसी हरि के बांध से इसी हरि के बांध से भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी निकलती है? इंदिरा नहर। निकलती है। और व्यास नदी पर कौन सा बांध है? पोंग बांध भी। कहां स्थित है? हिमाचल।
ठीक, क्या क्या बताया? उद्गम स्थल क्या है इसका? रोहतांग दर्रा, इसी पर हरिके बांध स्थित है। इसी हरिके बांध से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर निकलती है। और व्यास पर एक बांध है जिसका नाम क्या? पोंग बांध। वो भी किस पर स्थित है? व्यास नदी पर। और जो पोंग बांध है वो कहां पड़ता है? हिमाचल में। उसके बाद है रावी। रावी की अगर मैं बात करूं, देखो रावी, देखो रावी नदी के अगर बारे में बात करूं बच्चों, रावी नदी का उद्गम स्थल, तो इसका भी उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रा। ठीक, पहली बात, इसी पर फेमस बांध स्थित है। बांध कौन सा बच्चों? रंजीत सागर बांध। और इसी रंजीत सागर बांध को क्या कहा जाता है? थीन बांध। क्या कहा जाता है? थीन बांध। लास्ट बची प्यारे विद्यार्थियों इसकी कौन सी? सतलुज नदी। सतलुज नदी, देखो सतलुज नदी, पुराना नाम सतुद्री। हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है। तीसरी बात, बांध कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बांध है प्यारे विद्यार्थियों? भाखड़ा नागल बांध। उद्गम स्थल मानसरोवर और मोहाना चेनाब। इतनी बातें देखो इसकी सहायक नदियों से याद रखेंगे। पहली बात क्या बताई मैं आप लोगों को? व्यास नदी। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, इसी पर हरिके बांध स्थित है। इसी हरिके बांध से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है जिसका नाम क्या? इंदिरा गांधी नहर। और व्यास पर पोंग बांध स्थित है। और पोंग बांध कौन से राज्य में? तो क्या कहेंगे? हिमाचल राज्य में। और रावी की अगर मैं बात करूं, उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रा। बांध कौन सा है इस पर? रंजीत सागर बांध। थीन बांध भी इसी पर स्थित है। सतलुज की अगर मैं बात करूंगा, थीन बांध भी इसे कहा जाता है। अगर मैं सतलुज के बारे में बात करूं, पुराना नाम क्या? सतुद्री। हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है। बांध कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। और उद्गम स्थल क्या है इसका? मानसरोवर। और मोहाना क्या है इसका? चेनाब नदी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों, ये थी आपकी सिंधु नदी तंत्र। उसके बाद डिस्कस करेंगे बच्चों आपके साथ अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहले तो यहां तक बात समझ में आई है नहीं आई प्यारे विद्यार्थियों? देखो एक बार और डिस्कस करें। नदियां कितने प्रकार की हैं भारत में? दो प्रकार की। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो क्या कहोगे? हिमालयन नदी तंत्र नदी। दूसरी क्या कहोगे आप लोग? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र नदी। ठीक है, हिमालयन नदी तंत्र में क्या कहोगे? हमेशा सदा नीरा, मतलब हमेशा पानी निकलता रहेगा। और वर्षाहीन में यानी कि जो प्रायद्वीपीय नदी है वो कहां से निकलती है? मध्य भारत अमरकंटक से। और उन्हें क्या कहोगे? वर्षाधीन। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, जो हिमालयन नदी मुख्य तीन नदियां, हिमालयन नदी तंत्र मुख्य तीन नदियां वो कौन कौन से? सिंधु, गंगा और तीसरी क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद जो अगर आपसे कहा जाए प्रायद्वीपीय नदी तो क्या कहोगे? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ये कैसी नदी है? तो क्या कहोगे आप लोग? प्रायद्वीपीय नदी। फिर उसके बाद तीन बातें बताई थी मैंने आप लोगों को। क्या क्या बातें बताई थी? पहले बताया था आप लोगों को अपवाह तंत्र। क्या होता है अपवाह तंत्र? जब छोटी छोटी नदियां मिलकर के, जब छोटी छोटी नदियां मिलकर के एक बड़ी नदी का निर्माण करे, वो स्थिति क्या कहलाती है बच्चों? अपवाह तंत्र। और बड़ा सबसे भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सी नदी का? तो क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र नदी का। उसके
बाद क्या बताया था आप लोगों को, एस्चुरी। एस्चुरी में बताओ क्या बताया था कि जिस बिंदु पर समुद्र का खारा पानी और नदियों का साफ जल मिले वो बिंदु क्या कहलाएगा, एस्चुरी। फिर उसके बाद बताया था आप लोगों को डेल्टा। डेल्टा बताओ क्या होता है कि जब नदियां बहती है तो अपने साथ कंकड़, मिट्टी, पत्थर, कीचड़ आदि बहा करके ले आती है, ठीक है, और वो समुद्र में गिरने से पहले उन सबको किस रूप में जमा देती है प्यारे विद्यार्थी, त्रिभुजाकार रूप में। और वही त्रिभुजाकार रूप क्या कहलाता है, डेल्टा। और भारत में एक डेल्टा, विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा हमारे पास है, जिसे क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा। कौन से राज्य में पड़ता है, पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। और डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी, गंगा याद रखोगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र याद रखोगे, महानदी याद रखोगे, उसके बाद कावेरी याद रखोगे और गोदावरी याद रखोगे, ठीक है। कृष्णा डेल्टा नहीं बनाती, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। सबसे पहले डिस्कस किया था मैं आप लोगों के साथ सिंधु। सिंधु की कुल लंबाई कितनी है तो क्या कहोगे, 2880। भारत में कितना चलती है तो क्या कहोगे, 960। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए ये उद्गम स्थल क्या है इसका, तिब्बत का मानसरोवर, कुल कितने देशों से होकर के बहती है, 3 देशों से, और भारत में कितना सींचती है तो क्या कहोगे, 960। और अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलज, रावी। एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता, कब हुआ था, 1960 में हुआ था। 1960 में किस किस के बीच में हुआ था, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अय्यूब खान, भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इसके तहत क्या था, जो शुरू की 3 नदियां हैं कौन कौन सी, सिंधु, झेलम, चिनाब, उनका 80% कंट्रोल होगा पाकिस्तान के पास और 20% कंट्रोल होगा भारत के पास। और उसके बाद जो नीचे की 3 नदियां कौन कौन सी, व्यास, सतलुज, रावी, उनका 80% कंट्रोल होगा हमारे पास और 20% कंट्रोल होगा पाकिस्तान वालों के पास, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों, जो भारत में सिंधु प्रवेश करेगी वो कहां प्रवेश करेगी, धमचौक पे, और पाकिस्तान में प्रवेश कहां करेगी, दर्दिस्तान में। फिर उसके बाद मैंने अन्य सारी की सारी नदियों की प्रॉपर्टी आप लोगों के साथ डिस्कस करी। अब करूंगा मैं आपके साथ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र डिस्कस। कौन सा नदी तंत्र प्यारे विद्यार्थी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो कैसे क्या करेगी, कहां क्या से क्या चलेगी। इसकी लगभग लंबाई प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो उद्गम स्थल, उद्गम स्थल वही तिब्बत का मानसरोवर, तिब्बत का मानसरोवर। उसके बाद ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थी, देखो इस तरीके से आती है, तिब्बत के मानसरोवर से इस तरीके से आती है, ठीक है। और यहां एक नामचा पर्वत है, नामचा पर्वत से टकराकर इस तरीके से चली जाती है, कहां, बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी, ये नामचा पर्वत से टकराकर कहां चली जाती है, यहां टोटल लंबाई कितनी, यहां से यहां तक की, मतलब टोटल लंबाई 2900, और भारत में कितना सींचती है, लगभग 960। ये लगभग में चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों। उद्गम स्थल क्या है इसका बताओ जरा, तिब्बत का मानसरोवर, नामचा पर्वत से टकराएगी और उसके बाद कहां चली जाएगी, ये बांग्लादेश या क्या कहोगे, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं इसी से रिलेटेड, यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, यह भारत की सबसे चौड़ी नदी, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी, इसे अन्य जगह क्या क्या कहा जाता है, तो देखो यहां अगर मैं बात करूं तिब्बत में से क्या कहोगे, यरलुंग सांगपो, तिब्बत में क्या कहा जाता है, यरलुंग, दूसरा नाम क्या है इसका, सांगपो, यरलुंग, और दूसरा नाम क्या कहोगे, सांगपो। तीसरी बात याद रखोगे इससे रिलेटेड ही, अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहा जाता है, दिहांग, क्या कहा जाएगा, दिहांग। उसके बाद अगर मैं बात करूं असम में ब्रह्मपुत्र, असम में क्या कहा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों से, ब्रह्मपुत्र।
और बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाएगा? जमुना। और जब ये बांग्लादेश में, बच्चों ध्यान दियो बिल्कुल, जब ये इधर से गंगा आ रही है, इसे कौन, इधर से कौन सी आ रही है? ब्रह्मपुत्र। और जब ये बांग्लादेश में रहती है तो इन दोनों को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? इन दोनों की संयुक्त धारा को मेघना। क्या कहा जाएगा? मेघना। पहले यहां तक एक बार डिस्कस करूं, उद्गम स्थल क्या है प्यारे विद्यार्थियों? तो क्या कहोगे? तिब्बत का मानसरोवर, नामचा पर्वत से टकराएंगी, फिर यू आकार में घूमते हुए कहां चली जाएंगी? बांग्लादेश में। और मोहाना क्या है इसका? बंगाल की खाड़ी। यहां में बताइए, यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? योरलुंग। और क्या कहोगे? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाएगा? दिहांग। असम में क्या कहा जाएगा? ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में क्या कहा जाएगा? जमुना। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? मेघना। इतनी बात आप लोग इससे याद रखोगे, स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे लेके चलूंगा। चलो देखो बच्चों, ध्यान दियो जरा, यहां ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। ये ब्रह्मपुत्र नदी, यहां कौन सा पर्वत है? नामचा। इससे यू टर्न लेकर के कहां चली जाएंगी? बंगाल की खाड़ी। कहां चली जाएंगे? बंगाल की खाड़ी। अगर मैं बात करूं, देखो इसका राइट तट, ठीक है, बहुत ध्यान से यहां देखो, यहां क्या है? ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, मतलब दाया तट और बायां तट। ये बायां तट, ये दायां तट। ये कौन सा तट है? बायां तट। ये कौन सा तट है? दायां तट। ध्यान से बिल्कुल। अगर आपसे मैं बात करूं, इसके दाएं तट पर कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं? सुबनसिरी, ये एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है? सुबनसिरी। दूसरी अगर मैं बात करूं और कौन सी मिलेगी इसके दाएं तट पर आकर के, तो क्या कहोगे? मानस नदी। उसके बाद और बात करूं आप लोगों से आकर के, और कौन सी मिलेगी? तीस्ता नदी। कौन सी मिलेगी? तीस्ता नदी। और अगर और बात करूं मैं आप लोगों से, संकोश नदी। कौन सी? संकोश नदी। कौन सी? संकोश नदी। कौन सी कहोगे? संकोश नदी। और अगर मैं बात करूं बाएं तट पर, तो बाएं तट पर लोहिते मिलेगी, ठीक है। और कौन सी मिलेगी प्यारे विद्यार्थी? और मिलेगी धनसिरी, ठीक है, कोपिल नदी, ठीक है, लोहिते नदी। ध्यान दियो जरा, लोहिते नदी। एक कौन सी मिलेगी? धनसिरी। धनसिरी एक लोहित नदी, एक क्या मिलेगी? धनसिरी। और तीसरा कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों? तीसरी होगी हमारी कोपिल नदी। क्या कहोगे? कोपिल नदी। बहुत ध्यान से, तीसरी क्या होगी? कोपिल नदी। देखो ये बात बताई मैंने आप लोगों की ब्रह्मपुत्र से। ये ब्रह्मपुत्र ये कहां से निकल रही है? ये बताओ मुझे जरा। तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर से,
तिब्बत के कहां से निकल रही है? मानसरोवर से। उसके बाद ये इसका दायां तट है। ये क्या देखो, जब इधर से नीचे को देखोगे ये दायां तट और ये क्या कहोगे? बायां तट। अगर मैं देखो यहां दाएं तट की बात करूं तो दाएं तट पे कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है? सुबनसिरी, उसके बाद मानस नदी, उसके बाद तीस्ता नदी, उसके बाद संकोच नदी। और अगर मैं बाएं तट की बात करूं तो क्या क्या कहोगे? लोहित नदी, फिर उसके बाद धनसिरी नदी, और क्या कहोगे? कोपिल नदी। और कहां गिर जाती है प्यारे विद्यार्थी? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी से पहले ये क्या बनाती है? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, इसी पर ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है बच्चों, इसी की एक सहायक नदी है। कौन सी? लोहिते। लोहिते के बारे में दो बातें याद रखेंगे। दो बातें कौन कौन सी याद रखेंगे बच्चों? इसे लाल पानी की नदी कहा जा। कामाख्या मंदिर इसी के किनारे है। अंबुबाची मेला इसी के किनारे लगता है। ये तीन बातें इससे याद रखोगे। क्या क्या? लाल पानी की नदी कहा जाता है। दूसरी बात क्या याद रखोगे? कामाख्या मंदिर इसी के किनारे स्थित है। अंबुबाची मेला इसी के किनारे लगता है। उसके बाद देखो ब्रह्मपुत्र पर यहां असम में, असम के गुवाहाटी में बच्चों, असम में गुवाहाटी में दो नदी द्वीप है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि द्वीप किसे कहा जाता है विद्यार्थियों। देखो, नदी के बीचों बीच, नदी के बीचों बीच का ये टापू, ये टापू क्या कहलाता है? द्वीप। नदी के बीचों बीच का ये टापू क्या कहलाता है? द्वीप। तो इस पर दो नदी द्वीप है बच्चों, भारत का और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप माजुली। क्या विद्यार्थियों? माजुली। और भारत और विश्व का सबसे छोटा द्वीप इसी पर स्थित है। भारत व विश्व का सबसे छोटा द्वीप, जिसका नाम क्या है? उमानंदा। बहुत क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। भारत तथा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थी? माजुली। और भारत और विश्व के सबसे छोटे द्वीप का नाम क्या है? तो क्या याद रखोगे? भारत और तथा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? माजुली। और भारत और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा? उमानंदा। ठीक है। अगर मैं द्वीप की बात करूं यहां इंडिया की, जब एक बात आई गई द्वीप, द्वीप की बात करूं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। भारत का सबसे बड़ा द्वीप, इसके ऊपर तो बच्चों में अलग से वीडियो बना रखी है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो याद रखोगे अंडमान निकोबार। भारत का सबसे छोटा द्वीप, लक्षद्वीप। कहां स्थित है? अरब सागर।
उसके बाद यहां भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये नदी है बच्चों, नदी द्वीप, तो याद रखोगे माजुली। कौन सा है? माजुली। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप, तो कौन सा है बच्चों? माजुली उमानंदा। कौन सा है? उमानंदा। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। चलो, लाल पानी की नदी किसे कहा जाता है? लोहिते। इसी के किनारे क्या क्या कहोगे बच्चों? लाल पानी की नदी से कहा जाता है कामाख्या मंदिर, इसी के किनारे स्थित है। अंबुबाची मेला इसी के किनारे लगता है। और अगर मैं बात करूं, इसी पर दो नदी द्वीप है, भारत का और विश्व का सबसे बड़ा भी सबसे छोटा भी। भारत और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? तो क्या कहोगे आप लोग? माजुली। भारत और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा? तो क्या कहोगे? उमानंदा। अगर मैं बात करूं आप लोगों से ये नदियों के द्वीपों के बारे में, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो क्या कहोगे? अंडमान निकोबार, भारत का सबसे छोटा द्वीप तो क्या कहोगे? लक्षद्वीप। और यहां नदी द्वीप के बारे में बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली। और भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा? तो क्या याद रखोगे? उमानंदा। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखोगे, स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, ये था अभी तक आप लोगों के साथ में दो नदियां मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक तो ब्रह्मपुत्र और एक क्या कहोगे? सिंधु। अब मैं डिस्कस करूंगा गंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। कौन सी नदी बच्चों? गंगा। तो बहुत ही ध्यान से देखो, गंगा के बारे में डिस्कस करेंगे। गंगा नदी, देखो ये दो धाराओं से मिलकर के गंगा कहलाती है। कहां से? देवप्रयाग में। याद रखोगे बहुत ही ध्यान से। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, सतोपथ हिमानी से अलकनंदा। देखो ये दो धारा आ रही बच्चों इस तरीके से। गंगोत्री से क्या निकलती है? भागीरथी। गंगोत्री से क्या निकलती है? भागीरथी। और सतोपथ हिमानी से अलकनंदा। और दोनों की संयुक्त धारा यहां दोनों की संयुक्त धारा यहां कहां से? देवप्रयाग में। क्या कहलाती है? गंगा। तो यूपी पुलिस में सवाल पूछा गया था बच्चों, गंगा का गंगा नाम कहां पड़ता है? तो क्या कहोगे? देवप्रयाग। कहां पड़ता है? देवप्रयाग। कहां पड़ता है? देवप्रयाग। याद रखोगे बच्चों। उसके बाद देखो, सबसे पहले यहां मैदानी इलाके, मैदानी भाग ऊपर से आ रही है। यहां पहला मैदानी भाग क्या पड़ता है? तो क्या याद रखोगे बच्चों? बहुत ध्यान से। तो हरिद्वार। ठीक है। उसके बाद आगे जाती है और यहां ठीक पहली सहायक नदी रामगंगा, पहली सहायक नदी है। मैं डिटेल बताऊंगा बच्चों इसकी। पहली सहायक नदी क्या है? रामगंगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों से टोटल स्टेट, देखो यहां हरिद्वार से आ रही है। अगर मैं बात करूं भारत, यूपी में प्रवेश कहां करेगी? यूपी में बिजनौर। यूपी में कहां प्रवेश करेगी? बिजनौर। उसके बाद कहां निकल जाएगी बाहर? यानी कि यहां से यहां तक यूपी है आपका, तो यहां जब यहां बलिया। स्टार्टिंग पॉइंट बिजनौर, एंडिंग पॉइंट क्या है? यूपी का बलिया। फिर उसके बाद बच्चों देखो यहां बिहार में, बिहार के बाद कहां जाएगी? झारखंड। और उसके बाद कहां चली जाएगी? बंगाल। और बंगाल के बाद कहां चली जाएगी बच्चों? बांग्लादेश में।
पहले यहां तक की स्लाइड समझें। यहां देखो, सतोपथ हिमानी से क्या निकल रही है हमारी गंगोत्री। सतोपथ हिमानी के गंगोत्री से, यानी कि गंगोत्री से क्या निकलती है, भागीरथी। और भागीरथी पे ही कौन सा बांध है बच्चों, याद रखोगे, टिहरी बांध। भागीरथी पर कौन सा बांध, तो क्या याद रखोगे, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध। सतोपथ हिमानी से क्या निकलती है, अलकनंदा। और दोनों कहां मिलती है आकर के, तो क्या कहोगे, देवप्रयाग में। मैदानी भाग मतलब पहला मैदानी भाग जहां ये आती है तो क्या कहोगे, हरिद्वार। उसके बाद टोटल कितने जिलों से होकर के बहती है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। गंगा टोटल कितने जिलों से होकर के बहती है, 27 जिले। चलो पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। देखो बच्चों, यहां गंगा मतलब आ तो रही है ऊपर से बच्चों, यहां देवप्रयाग से, क्योंकि मैदानी भाग तो यही है, गंगा का गंगा नाम यही पड़ता है। मैं सारे के सारे प्रयाग बताऊंगा, पांचों के पांचों प्रयाग। यहां देवप्रयाग से मैं कहां से आ रही है, तो क्या कहोगे, दो है, दो बिंदु, एक तो ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु। ये वाला बिंदु कौन सा बच्चों, सतोपथ हिमानी। यहां से क्या निकल रही है, अलकनंदा। और यहां कौन सी है बच्चों, तो बताओ जरा, गंगोत्री। गंगोत्री से क्या निकल रही है, भागीरथी। और यहां ये दोनों, यहां गंगा का गंगा नाम कहां पड़ता है, देवप्रयाग। देखो बच्चों, यहां से टोटल आई हो, टोटल, ठीक, यहां से यहां तक की टोटल लंबाई कितनी, 2525। लंबाई कितनी, 2525। ये बात आप लोग याद रखोगे, 2525। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए टोटल, ये गंगा जी बह रही है, ठीक है, टोटल लंबाई कितनी इसकी, 2525। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला, - 2008। गंगा का जलीय जीव, गंगा डॉल्फिन। गंगा का जलीय जीव क्या है मेरे विद्यार्थियों, गंगा डॉल्फिन। इसके किनारे बसा सबसे गंदा शहर, कानपुर। संगम करती है गंगा, यमुना, सरस्वती। इन तीनों से संगम करती है इलाहाबाद, प्रयागराज। और इसी के संगम पर बच्चों 2 बार कुंभ लगता है। इसी के किनारे 2 जगह कुंभ लगता है, सबसे अधिक इस बार इसी के किनारे कुंभ लगता है। तो एक तो कहां से, हरिद्वार, और दूसरा क्या कहोगे, प्रयागराज। ठीक है, इतनी बातें अभी तक यहां से याद रखोगे। कुल लंबाई कितनी, 2525। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था, सन 2008। गंगा की जलीय जीव कौन सा, गंगा डॉल्फिन। गंगा, गंदा शहर कौन सा, तो क्या कहोगे, कानपुर। गंगा का संगम कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे आप लोग, इलाहाबाद, प्रयागराज में। और कौन कौन सा नदी का यानी कि संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। इसी के किनारे 2 जगह कुंभ लगता है, एक तो हरिद्वार में और एक क्या कहोगे, प्रयागराज में। और बातें बच्चों देखो, पहले यहां तक का इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कुल जिले कितने, कुल जिले 27। कुल जिले कितने, 27। गंगा की पहली सहायक नदी, रामगंगा।
गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी? रामगंगा। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं प्रयाग की, तो प्रयाग 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के प्रयाग हैं? तो क्या कहोगे? 5 प्रकार के प्रयाग। अगर मैं प्रयाग की बात करूं, कितने प्रकार के प्रयाग है? 5 प्रकार के प्रयाग, और ये वर्ल्ड फेमस है विद्यार्थियों। 5 प्रकार के प्रयाग कौन कौन से? सबसे पहले याद रखेंगे देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग। देव प्रयाग, यहां कौन कौन सी नदी मिलती है? तो याद रखोगे आप लोग, अलकनंदा और भागीरथी। इस देव प्रयाग में कौन कौन सी मिलती है? अलकनंदा प्लस के क्या कहोगे? भागीरथी। ठीक है, इस देव प्रयाग में कौन कौन सी मिलती है? अलकनंदा प्लस के भागीरथी। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा, धौलीगंगा मिलेंगी सारी की सारी अलकनंदा से ही। देव प्रयाग, उसके बाद क्या प्यारे विद्यार्थी? विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा। अलकनंदा प्लस के धौलीगंगा। देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, तीसरा क्या होगा? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और क्या कहेंगे? मंदाकिनी। देव प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, उसके बाद कर्ण प्रयाग। ठीक, कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग में देखो बहुत बढ़िया, ठीक है, कौन सी? अलकनंदा और पिंडार नदी। प्लस की पिंडार नदी। ठीक है, उसके बाद देखो देव प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, और लास्ट बचा आपका रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग में कौन सी करेगी बच्चों? बहुत ही ध्यान से, रुद्र प्रयाग में कौन सी करेगी? कमेंट बॉक्स में लिखें बच्चों। मंदाकिनी और अलकनंदा दोबारा। या नंदाकिनी। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे इन प्रयाग से। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्या क्या? कि देव प्रयाग में किस किस का संगम है? तो क्या कहेंगे? अलकनंदा प्लस के भागीरथी। विष्णु प्रयाग में किस किस का संगम है? अलकनंदा प्लस के धौलीगंगा का। नंद प्रयाग में किस किस का संगम है? तो क्या कहोगे? अलकनंदा प्लस के मंदाकिनी का। कर्ण प्रयाग में किस किस का संगम है? तो क्या कहोगे? अलकनंदा प्लस के पिंडार नदी का। रुद्र प्रयाग में किस किस का संगम है? तो क्या कहोगे? अलकनंदा या नंदाकिनी का। इतनी बातें आप लोग प्रयागों से याद रखोगे। स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, देखो बच्चों, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? याद रखोगे, रामगंगा, घाघरा, काली या शारदा। गंगा की सहायक नदी
गंगा की सहायक नदी यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी ठीक है, रामगंगा। दो बातें याद रखेंगे, एक तो क्या, पहली सहायक नदी, गंगा की पहली सहायक नदी, पहली, गंगा की पहली सहायक नदी। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसी की, गंगा की पहली सहायक नदी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जिम कार्बेट इसी के किनारे है। इसी के किनारे है। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी, रामगंगा, और जिम कार्बेट इसी के किनारे है। और तीसरी बात याद रखोगे, तीसरी बात याद रखोगे बच्चों, यमुना होगी, रामगंगा होगी, उसके बाद काली नदी, शारदा, राप्ती नदी, राप्ती नदी, गंगा नदी, रामगंगा, काली नदी। काली नदी को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, शारदा शारदबी, गोमती, गंडक, गोमती, गोमती नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा, ठीक है। यमुना, रामगंगा, काली नदी, राप्ती नदी, गोमती नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, सोनपुर, मेलक, कोसी और महानदी, कोसी और क्या कहेंगे, महानंदा। कोसी और क्या कहोगे, महानंदा। अगर आपसे कहा जाए सोनपुर मेला कहां लगता है, तो देखो बच्चों, इस बूढ़ी गंगा पर क्या स्थित है याद रखोगे। बूढ़ी, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो आप लोगों को बता रहा हूं, ये बूढ़ी गंगा पर क्या स्थित है, तो क्या कहोगे, काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू इसी पर स्थित है। ठीक। गंडक पे क्या कहोगे बच्चों, यहां गंडक पे तो क्या कहोगे, पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। ठीक है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है बच्चों, बिहार का शोक। क्या कहोगे, बिहार का शोक। गोमती को क्या कहोगे, बहुत ध्यान से, तो गोमती के बारे में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है प्यारे विद्यार्थियों, मैदानी भाग से निकलती है और मैदानी भाग में समाप्त हो जाती है। पहली बात देखो, इससे दो प्रॉपर्टी, काली नदी को क्या कहा जाता है, शारदा, इसे शारदा नदी भी कहते हैं। और इसी पर है ना, इसी पर भारत और नेपाल के बीच में विवाद हो गया था, भारत प्लस नेपाल के बीच विवाद। ठीक है। और अगर मैं गोमती नदी के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे, मैदानी भाग से निकलती है, मैदानी भाग से निकलती है। पहली बात, मैदानी भाग से निकलती है। दूसरी बात क्या याद रखोगे बच्चों, ठीक इसी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। इसी के किनारे यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित है।
इतनी प्रॉपर्टी बच्चों आपसे याद रखोगे। देखो क्या क्या बताया, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी, रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदी, जिम कॉर्बेट इसी के किनारे स्थित है। काली नदी के बारे में क्या कहोगे, इसे शारदा नदी भी कहते हैं। भारत प्लस नेपाल के बीच विवाद इसी के साथ हुआ था। और उसके बाद गोमती के बारे में क्या याद रखोगे, गंगा जो है मैदानी भागों से निकलती है और इसी के किनारे यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित है। गंडक नदी के बारे में क्या याद रखोगे, पशुओं का सबसे बड़ा मेला इसी के किनारे लगता है। बूढ़ी गंगा के बारे में क्या याद रखोगे, काठमांडू नेपाल की राजधानी इसी के किनारे स्थित है। कोसी को क्या कहा जाएगा बच्चों, बिहार का शोक। कोसी को क्या कहा जाएगा, बिहार का शोक। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। चलो, जल प्रवाह के आधार पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी बच्चों, घग्गर। जल प्रवाह के आधार पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, घग्गर। कौन सी बच्चों, घग्गर। ठीक है, चलो एक ये नोट भी लिख लेंगे। जल प्रवाह के आधार पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी बच्चों, घग्गर। कौन सी बच्चों, घग्गर। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। मैं एक मिनट प्यारे विद्यार्थियों से डिलीट कर दूं। देखो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा बच्चों, इसे मैं 2 हिस्सों में पढ़ाऊंगा आपको। पहला हिस्सा अब खत्म होने जा रहा है। देखो अगर शोक के बारे में बात करें, अभी तो बहुत सारी नदियों के बारे में बताऊंगा बच्चों, गंगा की। शोक के बारे में बात करें तो 4 बातों को याद रखोगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, तो क्या कहोगे, दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक, ब्राह्मणी नदी। बिहार का शोक, कोसी नदी। महाराष्ट्र का शोक, गोदावरी। पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियां, इनके बारे में तो बच्चों मैं आप लोगों को डिस्कस बताऊंगा, लेकिन ये वे सवाल है जो पेपर में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, नर्मदा प्लस ताप्ती। उत्तर की ओर बहने वाली नदी, उत्तर की ओर तो क्या कहोगे आप लोग, सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर तैयार करूंगा। 1 या 2 दिन में आप लोगों के सामने सेकंड पार्ट आ जाएगा। सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को, आपके परिवार को, सभी को प्यारे विद्यार्थियों मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों देखो, अगर प्यारे विद्यार्थियों ये कंटेंट या लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों इस कंटेंट और लेक्चर को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें। ठीक है, और अगर आपसे एक बात और कहूं प्यारे विद्यार्थी,
विद्यार्थियों देखो, ये दीपावली का त्योहार है, अच्छे से मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, ठीक है। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद देखो प्यारे विद्यार्थी, इसका मैं सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हैप्पी दीपावली अगेन प्यारे विद्यार्थियों, हैप्पी भैया दूज और हैप्पी गोवर्धन पूजा मेरे और मेरे परिवार की ओर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।